आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विजुअल स्टडी में। आज हम भारतीय आर्य भाषा का विभाजन और हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बन ही जाते हैं परीक्षाओं में। 2 से 3 प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यूजीसी नेट ले लीजिए या टीजीटी पीजीटी हिंदी एनवीएस केवीएस जो भी परीक्षाएं हमारी हिंदी साहित्य की होती हैं, सभी में भाषा विकास से, भाषा विज्ञान से हमारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज हम इसको कवर कर लेते हैं। इस वीडियो में सभी जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, सभी तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है। एक एक पंक्ति जो है एक एक प्रश्न बनाने की क्षमता रखती है। चलिए, संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। इसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। देखिए, संस्कृत जो भाषा है वो क्या है, सबसे पुरानी भाषा है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। और संस्कृत भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। देखिए, इस जो हमारी सबसे पुरानी जो जहाँ से हम भाषा की शुरुआत मानते हैं वो क्या है, वो संस्कृत है। और संस्कृत किसकी भाषा है, आर्यों की। तो आर्यों की भाषा है, यानी कि जो आर्य हमारे देश में आए थे, ये किनकी भाषा है, उनकी। और संस्कृत का जो समय माना जाता है, विद्वानों के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है, वो लगभग 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि जो आर्य आए थे वो भी कब आए थे, 1500 ईसा पूर्व के आसपास ही रहे होंगे। तो चलिए इसका हम विभाजन देख लेते हैं। भारतीय आर्य भाषा का विभाजन, जो प्राचीनतम भाषा है वो आर्यों के द्वारा प्रयोग की गई। आर्यों के द्वारा इस भाषा को मतलब आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा थी, इसलिए इस भाषा का क्या नाम पड़ा, आर्य भाषा पड़ा। और इसका विभाजन किस प्रकार है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको फ़ायदा होगा देखने का, वरना आप अपना भी समय ख़राब करेंगे और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है आधी अधूरी जानकारी लेकर। ठीक है, तो फिर उसके बाद सबसे पहले देखिए आर्य भाषा का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। पहला जो उसका भाग है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय लिया गया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा भाग जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इस प्रकार से 3 भागों में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। किसमें, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अच्छे से इसको समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा मैं 2 बार रिपीट कर देती हूँ, लेकिन आपको इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। कब तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक थी। कौन सी, मध्यकालीन भारतीय भाषा, आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो है वो क्या है, हमारी आधुनिक आर्य भाषा। चलिए इतना समझ गए, आगे चलते हैं। देखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम, वो तो हमारी आर्य भाषा का विभाजन था। क्या था आर्य भाषा का विभाजन, 1500 से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 से 1000 ईसा पूर्व, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक की। ठीक है, तो जो ये संस्कृत है हमारी, एक मिनट, ये जो हमारी संस्कृत है ये किस में आती है, जो संस्कृत है हमारी ये आती है प्राचीन आर्य भाषा में। किस में आती है, प्राचीन आर्य भाषा में। ठीक है, आर्य भाषा में, प्राचीन वाले में क्या आती है, संस्कृत आती है। और इसके भी 2 भाग हो जाते हैं, एक होता है वैदिक संस्कृत और दूसरा हमारी क्या है, लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत का हमारा समय है वो क्या है, देखिए संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है, तो वैदिक संस्कृत कब तक चलती है, लगभग 800 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद 800 ईसा पूर्व से लौकिक संस्कृत कब तक चलती है, 500 ईसा पूर्व तक। ये पूरा क्या हो गया हमारा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय। 1500 से 500 ईसा पूर्व तक क्या था हमारा, प्राचीन आर्य भाषा का समय।
प्राचीन आर्य भाषा के समय में संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत, जिसमें से दो भाग थे उसके। एक वैदिक संस्कृत का पहले चलन था, उसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद क्या आया? लौकिक संस्कृत हो गई। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों का समय मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये तो हो गया हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। चलिए, इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो गई। और ये क्या है? ये मध्यकालीन है। क्या है? मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। देखिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। अभी तक हमने संस्कृत और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का समय जाना। इसी प्रकार से हिंदी का जो विकास है ऐसे ही चला। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर संस्कृत जब आम भाषा बन गई तो फिर पाली आई। पाली जब आम हो गई, बोलचाल में हो गई, तो फिर उसके बाद प्राकृत भाषा आई, फिर उसके बाद अपभ्रंश के बाद जो आज हम प्रयोग में लाते हैं हिंदी। हिंदी को हम बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। पाली भाषा क्या है? देखिए, पाली जो भाषा है इसका समय जो आपको देखने को मिलता है, पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। कब से? 500 ईसा पूर्व से जो है कब तक है? 1 ईस्वी तक है पाली का समय। और पाली भाषा में बौद्ध धर्म की, पाली जो है ये बौद्ध धर्म की भाषा है। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। प्रश्न ये भी बन सकता है आपका कि बौद्ध धर्म की क्या भाषा थी? तो बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली थी। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो आप क्या बताएंगे? पाली भाषा। क्या बताएंगे? पाली। और पूछ लिया जाए पाली का समय क्या है और आपको ऑप्शन में कई सारे समय दे दिए जाए तो आपका क्या सही समय होगा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक क्या था? ये पाली का समय था। पाली के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम वही चीज़ इसमें शामिल किए हैं कि जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। प्राकृत, फिर उसके बाद आ जाता है दूसरी भाषा जो है हमारी प्रकृति है। प्राकृत भाषा जो है, तो प्राकृत भाषा जो है इसमें इसको जैन धर्म की भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन धर्म की भाषा भी कहते हैं। जी, ठीक है, जैन धर्म की भाषा भी कहते हैं। और उसके बाद इसका समय क्या है? 1 ईस्वी से। पाली कहाँ से थी? 500 से 1 ईस्वी तक थी ना, 500 ईसा पूर्व से 1। तो प्रकृत जो है वो कब से है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। किसका समय है? ये प्रकृत का। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारी अपभ्रंश भाषा। क्या आ जाती है उसके बाद? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का जो समय है वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका है? अपभ्रंश का समय है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब इसी प्रकार हमारा क्या हो गया? 1000 ईसा पूर्व से 1500 से 1500 से 500 तो इसका था, 1500 से 500 इसका था। ठीक है। और अब जो पाली का समय है वो पाली नहीं, मध्यकालीन भाषा का जो समय है, मध्यकालीन आर्य भाषा का, वो कितने से कितना है? 500 ईसा पूर्व से 1000 तक। समझ में आ गया आपको? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसका हमने उपभाग जो है उसको आपको दिखाया कि किस प्रकार से इनका भी विभाजन हुआ है, किस मतलब सन में इनका विभाजन ईस्वी वगैरह में हुआ, वो सब भी आपने देखा।
और भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन तीनों का भी विभाजन आपने समझ लिया होगा। फिर उसके बाद जो ये अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा का जो समय हमने बताया, क्या बताया अपभ्रंश भाषा का समय, कि 500 ईस्वी से कितना 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो किसका है, हिंदी का है। और अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है, हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंश भाषा से हुआ। किससे हुआ है, अपभ्रंश भाषा से हुआ है। सबसे पहले हमारी प्राचीन भाषा जो है वो है संस्कृत, जिसको आदि जननी आर्य भाषा, देव भाषा भी कहा जाता है। उसके बाद संस्कृत के बाद हमारी जो भाषा दूसरी आती है वो होती है पाली। पाली के बाद अपभ्रंश, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जो हम आजकल प्रयोग में लाते हैं हिंदी, ये है। और इसी तरीके से एक चीज़ ये भी प्रश्न बनता है, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, प्रथम प्राकृत जो बोला गया है वो बोला गया है पाली को। किसको बोला गया है, पाली को। ये है हमारी प्रथम प्राकृत। क्या है, प्रथम प्राकृत। और द्वितीय प्राकृत, इसको बोला गया है, प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत बोला गया है, ठीक है, द्वितीय प्राकृत बोला गया। और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत बोला गया। क्या बोला गया है, तृतीय प्राकृत। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रथम प्राकृत का अर्थ क्या है, तो आपको क्या बताना होगा, पाली। अगर आपसे पूछा जाए तृतीय प्राकृत का क्या अर्थ है, तो आप क्या बोलेंगे, अपभ्रंश। चलिए, इतना क्लियर हो गया है, आगे बढ़े अब हम जी, ठीक है। अब हम हिंदी के बारे में, इतना तो आपको क्लियर हो गया। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इसी के आसपास, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, हिंदी विकास के क्रम में जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जान लेते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है, या फिर ऐसा कहा जाए कि आप ये बताइए कि हिंदी भाषा की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो कब से मानी जाती है, 1000 ईस्वी के आसपास से मानी जाती है। कब से, भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। किसकी भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार की। ये भी एक प्रश्न बनता है कि जो ये हिंदी भाषा है किस भाषा परिवार की है, तो आपको क्या उत्तर लगाना होगा, भारोपीय भाषा परिवार। फिर उसके बाद अगला है हमारा, हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। ये आप सभी जानते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ। इसका पहले प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया। देखिए, जो ईरान के निवासी थे, जब वो भारत आए तो उनकी जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। क्या भाषा थी उनकी, फारसी भाषा थी। वो फारसी भाषा का एक नियम है कि वो सा को जो है हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सा को वो हा बोलते थे। ईरानी जो थे, फारसी में फारसी का इस तरीके से व्याकरण है कि सा को क्या बोलते हैं, हा बोलते हैं। तो वो जब सिंधु के नदी के आसपास के क्षेत्र में जब वो रहते थे, तो सिंधु को वो क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लगे। क्या बोलने लगे, हिंदू। तो सिंधु, ये जो ईरानी निवासी थे, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले जो ये हिंदी शब्द का प्रयोग जो किया गया, वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, ईरानियों के द्वारा किया गया। ईरानियों का जो वो है ग्रंथ है, उसमें हिंदी शब्द पाया जाता है। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अभी हम इसको सौरसेनी अपभ्रंश को और सभी अपभ्रंश को डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा की अगर पूछी जाए मूलतः उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो सौरसेनी अपभ्रंश उसके द्वारा होती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी की जननी। देखिए, अपभ्रंश को हिंदी की जननी, हिंदी का जो जन्म हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, अपभ्रंश के द्वारा। देखिए, हम अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर अपभ्रंश भाषा है ना, यहाँ पर
अपभ्रंश के बाद ही तो हिंदी का निर्माण हुआ है, हिंदी अपभ्रंश के बाद आई है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, हिंदी की जननी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, हिंदी की जननी अपभ्रंश को बोलेंगे। और सबसे प्राचीनतम भाषा जिसे आर्य भाषा, ये आदि जननी, आदि जननी, अगर आदि जननी जो बोलेंगे वो किसको बोलेंगे, संस्कृत भाषा को। देववाणी भी कहेंगे और आदि जननी भी कहेंगे, किसको कहेंगे, संस्कृत भाषा को कहेंगे। चलिए देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, आर्य नहीं, आधुनिक भारतीय भाषाएं, जो ये अपभ्रंश है, कितने होते हैं अपभ्रंश, हमने 7 अपभ्रंशों के बारे में हमें 7 अपभ्रंशों के बारे में बताया गया। एक शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। आपने पीछे पढ़ा था कि प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश भाषा का मतलब भाषा लोगों के प्रयोग में आई, तो उस अपभ्रंश के कितने रूप थे, 7 रूप थे। कितने रूप थे, 7 थे। कौन कौन से थे, शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। तो जो हिंदी का निर्माण हुआ वो किस अपभ्रंश से हुआ था, वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। और अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश, ये सभी, इन्हीं सभी से आपके जो प्रश्न बनते हो सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि जो शौरसेनी अपभ्रंश था उससे कौन सी भाषा बनी, कौन सी उपभाषा बनी, वो है पश्चिमी हिंदी। क्या है, पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ये तो बोलियाँ हैं। ठीक है। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी भाषा, ब्राचड़ से सिंधी भाषा, खस से पहाड़ी भाषा और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, कुमाऊनी और गढ़वाली, ये बोलियां हैं पहाड़ी हिंदी की। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय भाषा जो बनी मराठी, और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तो बोलियां हैं। और पूर्वी हिंदी का विकास किससे अपभ्रंश से हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। और मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, बिहारी हिंदी का विकास हुआ। बिहारी हिंदी की बोलियां बंगाली, उड़ीसा और असमिया। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपने पीछे कितने अपभ्रंश पढ़े, 7 अपभ्रंश, लेकिन परीक्षाओं में प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और मागधी अपभ्रंश से। क्यों, क्योंकि जो हमारी बोलचाल की भाषा है उत्तर भारत में और पश्चिमी मतलब भारत, पूरी भारत में जो ज़्यादातर बोली जाती है वो क्या, कौन सी भाषा बोली जाती है, ये वाली शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश के द्वारा जो भाषाएं बोलियां बनी हैं वो। तो इसीलिए हम क्या, किसको मतलब प्रश्न ज़्यादा कहाँ से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश की जो भाषा है, वो बोली है, वो क्या है, वो है उपभाषा जो है वो क्या है, पश्चिमी हिंदी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की उपभाषा है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे शौरसेनी अपभ्रंश। बहुत बार पूछा भी जाता है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर अगर आपसे कहा जाए कि ब्रज भाषा जो है वो किस अपभ्रंश से है, तो क्या कहेंगे आप, शौरसेनी अपभ्रंश। अगर आपसे पूछा जाए ब्रज जो भाषा है वो किस मतलब पश्चिमी हिंदी की है या गुजराती, राजस्थानी या पूर्वी हिंदी, तो आप क्या बताएंगे, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से ये बोली बनी है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये 3 उपभाषाएं बनी। कौन कौन सी बनी शौरसेनी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं, 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। कौन कौन सी हैं, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बांगरू है, कन्नौजी है, बुंदेली है। ठीक है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली, ये किसकी भाषा है, ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। क्या है, बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। फिर उसके बाद आ जाता है राजस्थानी हिंदी।
राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आपको मिलती हैं? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। जो ये मेवाती है उसको उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। जो ये मारवाड़ी है इसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। मालवी को दक्षिणी राजस्थानी और जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है। ये जो प्रश्न है ये यूजीसी नेट में मिलान के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एक साइड आपको ये नाम दे देंगे मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी, और एक साइड आपको दे देंगे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये दे देंगे। तो आपको मिलान करना होगा कि मेवाती क्या है, उत्तरी राजस्थानी भाषा है, मालवी क्या है, दक्षिणी राजस्थानी भाषा है। इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो और या फिर आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में ये दे देंगे कि मेवाती जो है, मेवाती को और क्या कहा जाता है, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी, पश्चिमी। तो आपको क्या लगाना होगा कि उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेवाती को। आप किसी भी ट्रिक बना के कैसे भी आप इसको याद कर लीजिए, पर याद कर लीजिए परीक्षाओं में की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर उसके बाद हमारा जो अपभ्रंश जो है, तीसरा अपभ्रंश कौन सा? दूसरा अपभ्रंश मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। किससे? अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ABC। अर्धमागधी की पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया अर्धमागधी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। किसका? मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी विकसित हुई। और बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। क्या? भोजपुरी, मैथिली और मगही किसकी बोलियां हैं? ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बिहारी हिंदी जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न को बार बार इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि प्रश्न इसी तरीके से आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ध्यान से आप सुनिए और समझिए इस चीज़ को। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का निर्माण हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहारी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो किससे विकसित हुई है? मागधी से हुई है। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? अर्धमागधी से हुई है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? अवधी दे दिया, भोजपुरी, मैथिली, मगही दे दिया, तो आप कहेंगे अवधी है। चलिए, समझ में आया? क्लियर है इतना? और हाँ, मागधी जो अपभ्रंश है उससे बिहारी हिंदी भाषा, बंगला भाषा, उड़िया और असमिया, ये चार भाषाओं का विकास हुआ है। किससे? मागधी अपभ्रंश से। लेकिन पूछा क्या जाता है ज़्यादा आपसे? बिहारी की बोलियाँ और बिहारी हिंदी के बारे में। ठीक है, बिहारी भाषा के बारे में कि मागधी से किसका विकास हुआ है? तो बिहारी का। और बिहारी की भाषाएं बोलियां क्या है? भोजपुरी, मैथिली और मगही। यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये तो हो गया किसके बारे में? शौरसैनी अपभ्रंश के बारे में और अर्धमागधी अपभ्रंश के बारे में। मागधी हमने इसको डिटेल में क्यों चर्चा की, मागधी, अर्धमागधी और शौरसैनी अपभ्रंश के बारे में? क्योंकि प्रश्न यहीं से आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी आप इन सबको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बार ब्राह्मण अपभ्रंश का पूछ लिया था कि ब्राह्मण अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास होता है, तो सिंधी भाषा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आपको ज़्यादा संख्या में प्रश्न देखने को मिलते हैं वो इसी 3 अपभ्रंश से मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इतना क्लियर हुआ ना? अब उसके बाद देखिए प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, हमारा जो ये हिंदी है उसको क्या उत्तरी अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी भी बोलते हैं। तो इसको प्रारंभिक हिंदी और उत्तरी अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी को अलग अलग नामों से अलग अलग कवियों ने संबोधित किया है। जैसे विद्यापति ने क्या कहा है? उत्तरी अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी को क्या कहा है? देसी बैना कहा है, देसिल बैना। और चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। किसको? प्रारंभिक हिंदी को। किसको? प्रारंभिक हिंदी को क्या कहा है? पुरानी हिंदी बोला है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। और अवहट किसने कहा है? अब्दुल रहमान ने। आपसे पूछा जाए प्राकृताभास जो है, प्राकृताभास
किसने कहा है प्रारंभिक हिंदी को? तो आप क्या कहेंगे? ग्रियर्सन ने कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देसिल बैना किसने कहा है प्रारंभिक हिंदी को, या फिर कह दिया जाए उत्तरी अपभ्रंश को, तो आप क्या कहेंगे? विद्यापति ने कहा है। इस प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी इसमें शामिल किया है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। एक मिनट। हाँ जी, ये क्लास आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि अपभ्रंश के कितने रूप हमें मिलते हैं। ये आप कमेंट करके ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है, सब कुछ क्लियर है आपको, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि अपभ्रंश के कितने रूप हमें मिलते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद।